इस पर सॉल्यूशन यानी विलयन दो प्रकार के थे, आदर्श विलयन और दूसरा था अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन के बारे में हमने पढ़ा था। आदर्श विलयन जो होते हैं वो राउले नियम की पालना करते हैं, उनके लिए डेल वी का मान 0 होता है, डेल एच 0 होता है। आज हम अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे टाइप का जो विलयन है वो है अनादर्श विलयन। किसे कहते हैं? ये विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउले नियम की पालना नहीं करते हैं उनको अनादर्श विलयन कहते हैं। राउले नियम की पालना नहीं करते हैं अर्थात देखो राउले का नियम क्या था? राउले नियम ये था P1 बराबर होता है P नोड 1 x1 और P2 बराबर होता है P नोड 2 x2। ये राउले का नियम है। तो जो अनादर्श विलयन होते हैं वो इसकी पालना नहीं करते हैं, अर्थात P1 है वो नॉट इक्वल टू P नोड 1 x1 एंड P2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू P नोड 2 x2। ये बोल सकते हो। कल आदर्श विलयन में हमने देखा था राउले नियम की पालना हो रही थी, यानी P1 है वो P नोड 1 x1 के इक्वल था, लेकिन आज इक्वल नहीं है। अनादर्श विलयन होते हैं उनके लिए डेल V का जो मान होता है वो भी 0 नहीं होता है, अर्थात अनादर्श विलयन के आयतन में परिवर्तन होगा। डेल H की वैल्यू भी 0 नहीं होगी और जो ससंजन बल था विलायक विलायक के अणुओं में या विलय विलय के अणुओं में, वो हमने ये देखा था कि कल विलायक और विलय के अणुओं में यानी मिश्रण बनाने के बाद में भी सेम ही था ससंजन बल, न तो ससंजन बल में कोई कमी हुई थी और न ही कोई वृद्धि हुई थी। लेकिन अनादर्श विलयन के लिए ये इक्वल नहीं होगा, यानी सेम टू सेम जो आदर्श विलयन है उसके अपोजिट होता है। अनादर्श विलयन राउले नियम की बिल्कुल भी पालना नहीं करता है। अनादर्श विलयन है इनको हम फिर से बांटेंगे दो भागों में। अनादर्श विलयन होते हैं दो प्रकार के। आदर्श व्यवहार से विचलन जो दर्शाते हैं यानी अनादर्श विलयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं विचलन के आधार पर। नंबर एक, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। नंबर एक कौन सा है? धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। और नंबर दो, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। देखिए पहले नंबर एक, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कौन से होंगे? धनात्मक विचलन वाले वो होंगे जिनके लिए डेल एच डेल वी आदि इनकी जो वैल्यू है वो प्लस में आएंगी, धनात्मक आएंगे, उनको हम कहेंगे धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। राउले नियम से जो विचलन है वो धनात्मक आएगा, यानी जो P1 की वैल्यू है वो P नोड 1 x1 की तुलना में ज्यादा होगी, P2 की वैल्यू है वो P नोड 2 x2 की तुलना में ज्यादा होगी। धनात्मक हो रहा है इस बार विचलन। नंबर दो, डेल H का मान भी कैसा होगा? धनात्मक होगा। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले जो विलयन है उनके लिए डेल एच का मान कैसा होगा? धनात्मक। धनात्मक होने का मतलब यहां पर यह हो गया कि जो विलयन है वो कैसा होगा? ऊष्माशोषी विलयन बनेगा। विलायक और विलय को मिलाकर के अगर आप विलयन बनाएंगे तो वह विलयन कैसा बनेगा? ऊष्माशोषी बनेगा। नंबर तीन, डेल वी की वैल्यू भी कैसी होगी? धनात्मक होगी, यानी आयतन में भी वृद्धि होगी। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि हमने 200 ml विलायक ले लिया और उसमें अगर आपने 20 ml विलेय पदार्थ मिलाया तो जो विलयन है उसका आयतन 220 ml से अधिक होगा। 220 ml होना चाहिए लेकिन इससे क्या आएगा? ज्यादा आएगा। अगला पॉइंट, जो ससंजन बल है विलायक में लग रहा है विलेय में लग रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विलायक के अणुओं का ससंजन बल या विलय के अणुओं, विलायक विलायक के अणुओं या विलय विलय के अणुओं में जो ससंजन बल लग रहा है उस ससंजन बल का मान विलायक और विलय के अणुओं में लगने वाले ससंजन बल की तुलना में अधिक होगा। यानी शुद्ध अवस्था में विलायक के अणुओं में आकर्षण बल ज्यादा लग रहा है
शुद्ध अवस्था में विलय के अणुओं में भी आकर्षण बल ज्यादा लग रहा है, लेकिन दोनों को मिलाने के पश्चात विलायक और विलय इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल है वो पहले की तुलना में अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले जितना आकर्षण बल लग रहा था उतना आकर्षण बल अभी इनके मध्य नहीं लगेगा। यह है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले जो अनादर्श विलयन है उनके गुण है। राउले नियम से धनात्मक विचलन है, उष्माशोषी यानी डेल एच की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, आयतन में जो परिवर्तन है वो भी पॉजिटिव है, और जो आकर्षण बल है, संसंजन बल है विलायक और विलय के अणुओं के मध्य वो कम हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप बता सकते हैं ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। राउले नियम से ऋणात्मक विचलन होगा, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि P1 इज लेस देन P01 x1, और P2 भी सेम ही आप कहेंगे कि इज लेस देन P2 इज लेस देन P02 x2। दूसरा पॉइंट आप ये बता सकते हैं कि ऋणात्मक विचलन वाले होते हैं उनके लिए डेल एच का मान कैसा होगा, ऋणात्मक माइनस का होगा, अर्थात जो विलयन है वो उष्मा क्षेपी होगा। इस बार डेल वी की वैल्यू भी कैसी आएगी, माइनस में आएगी। यानी आप 200 ml विलायक और 20 ml विलय अगर मिला रहे हैं तो विलयन का आयतन 220 ml से कम हो जाएगा, और आकर्षण बल ये बढ़ जाएगा। इस बार ए और बी के अणुओं में जो आकर्षण बल लग रहा है वो ज्यादा हो जाएगा। ए या बी के अणुओं में जो आकर्षण बल लग रहा था उसकी तुलना में आकर्षण बल अधिक लगेगा। इस बार ये है धनात्मक विचलन वाले और वो ऋणात्मक। धनात्मक विचलन वाले के लिए वैल्यू धनात्मक आएंगी, और ऋणात्मक विचलन वाले हैं उनके लिए जो वैल्यू है वो ऋणात्मक आएंगे। अब साथ ही देख लेते हैं इनके उदाहरण। देखिए आदर्श विलयन है उनके उदाहरण तो आप इजीली ध्यान में रख सकते हैं कि जो सेम पदार्थ होते हैं उनको मिला दें, जैसे हमने मेथेनॉल और एथेनॉल को मिला दिया तो आदर्श विलयन का निर्माण हो जाएगा। इनके उदाहरण हैं वो आपको अलग से ध्यान में रखने हैं, धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वालों के लिए उदाहरण। धनात्मक विचलन वालों के लिए आप देखो सीधा सा एक उदाहरण ये याद रख सकते हैं कि जल में एल्कोहल मिला दीजिए। जैसे मैंने जल में मिला दिया एथेनॉल, तो ये धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन बनेगा। आप जल में मिला दीजिए मेथेनॉल, तो ये धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन का निर्माण हो जाएगा। या फिर आप मेथेनॉल में मिला सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 मिला सकते हैं, ये भी धनात्मक विचलन वाला विलयन बनेगा। या फिर आप एसीटोन में कार्बन डाइसल्फाइड मिला सकते हैं, CH2 मिला सकते हैं, किसमें, एसीटोन में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएंगे तो भी धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का निर्माण होता है। उसके बाद में ऋणात्मक विचलन वालों के उदाहरण, जैसे आप क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिला सकते हैं। क्लोरोफॉर्म, इसके उदाहरण देखिए, हमने मिला दिया क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। ये अपने ऑर्गेनिक में है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाएंगे तो ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का निर्माण होता है। इसके अलावा आप जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी H2O प्लस HCl ये मिला सकते हैं, ये भी ऋणात्मक विचलन वाला पड़ेगा। मेथिल अल्कोहल में आप एसिटिक अम्ल मिला सकते हैं, मेथिल अल्कोहल यानी मेथेनॉल, और इसमें आप मिला सकते हैं एसिटिक अम्ल, अल्कोहल और अम्ल को मिला दिया। ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का उदाहरण ये है इनके उदाहरण। इसी के साथ में राउले का जो नियम है वो कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण एक छोटा सा टॉपिक है। देखो ये नाम से स्पष्ट हो जाएगा, मिश्रण यानी हमने कोई मिश्रण बना रखा है, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक जगह मिक्सअप कर रखा है।
क्वथ यानी क्वथनांक, उनका बॉइलिंग पॉइंट, और स्थिर यानी फिक्स, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण है कि उनका जो क्वथनांक है वो स्थिर हो गया है, फिक्स हो गया है। जैसे मान लीजिए मैंने ए, बी और सी, तीन पदार्थों को मान लीजिए एक जगह मिला दिया, मिक्स कर दिया। मान लीजिए ए का क्वथनांक है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, बी का क्वथनांक मान लीजिए 90 डिग्री सेल्सियस है, और मान लो सी का क्वथनांक 150 डिग्री सेल्सियस है। तो सीधी सी बात है, अगर आप इस मिश्रण को, इस विलयन को अगर गर्म करेंगे तो सबसे पहले ए है वो वाष्पित होकर के मिश्रण में से अलग हो जाएगा, केवल बी और सी बचेंगे। फिर अगर आप और गर्म करेंगे तो बी भी वाष्पित होकर के अलग हो जाएगा और केवल कौन बचेगा, सी बचेगा। ये तो होता है नॉर्मल मिश्रण। लेकिन मान लीजिए आप इस मिश्रण को गर्म करें और ये तीनों पदार्थ ए, बी और सी तीनों किसी एक निश्चित ताप पर एक साथ ही वाष्पित होना प्रारंभ कर दें। तीनों का जो क्वथनांक है वो सेम ही हो गया एक निश्चित किसी ताप पर, जैसे मान लीजिए 50 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, या 150 डिग्री पर, 200 डिग्री पर, इनका सबका जो वाष्पन है वो एक साथ प्रारंभ होता है। तो ऐसा जो मिश्रण बनता है उसे कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण, अर्थात वह मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अवयव किसी एक निश्चित ताप पर वाष्पित होते हैं या एक निश्चित ताप पर जिनका आसवन होता है, उस मिश्रण को हम कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखो नाम से स्पष्ट हो जाएगा, सीधा सा है। स्थिर यानी फिक्स रहना, क्वाथी यानी क्वथनांक, जिनका क्वथनांक फिक्स रहता है सभी अवयवों का, ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये दो प्रकार के होते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अधिकतम वाष्पदाबी स्थिर क्वाथी मिश्रण, और दूसरा है न्यूनतम वाष्पदाबी स्थिर क्वाथी मिश्रण, या फिर आप इसको अधिकतम वाष्पदाबी, या फिर आप इसे बोल सकते हैं निम्नतम क्वथनांकी। अब ये देखो आपको नाम में यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, और उसको आप बोल सकते हैं अधिकतम क्वथनांक। इनके नाम है ये थोड़े से कंफ्यूज करने वाले। स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार का है। नंबर एक, अधिकतम वाष्पदाबी या निम्नतम क्वथनांक। नंबर दो, न्यूनतम वाष्पदाबी या अधिकतम क्वथनांक। देखो कैसे है, जैसे मान लीजिए अभी हमने कहा था कि हमने ए, बी, सी तीन पदार्थों का मिश्रण लिया। ए का क्वथनांक हमने मान लिया 50 डिग्री सेल्सियस, बी का क्वथनांक मान लीजिए 90 डिग्री सेल्सियस, और सी का हमने मान लिया 150 डिग्री सेल्सियस। अब मान लीजिए आप इस स्थिर क्वाथी मिश्रण बन गया और आप इसको गर्म कर रहे हैं, और इन तीनों पदार्थों, तीनों अवयवों का वाष्पन न्यूनतम क्वथनांक, इनमें से देखो न्यूनतम क्वथनांक कौन सा है, 50 डिग्री सेल्सियस। इस क्वथनांक से पहले ही 50 डिग्री से पहले इन ए, बी, सी तीनों अवयवों का वाष्पन हो जाता है। तो ऐसे मिश्रण को हम कहेंगे निम्नतम क्वथनांकी। देखो नाम से ध्यान में रह जाएगा, निम्नतम क्वथनांकी, यानी जो क्वथनांक है वो न्यूनतम, जो न्यूनतम वाला क्वथनांक है उससे भी कम होगा, कम से कम होगा, उसे हम कहेंगे निम्नतम क्वथनांकी। अर्थात वह स्थिर क्वाथी मिश्रण जिसका क्वथनांक न्यूनतम क्वथनांक वाले अवयव के क्वथनांक से भी कम होता है, ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं निम्नतम क्वथनांकी या अधिकतम वाष्पदाबी। और न्यूनतम वाष्पदाबी या अधिकतम क्वथनांकी इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर इन ए, बी, सी तीनों अवयवों का वाष्पन 150 डिग्री सेल्सियस के पश्चात प्रारंभ होता है, तीनों का ही वाष्पन 150 डिग्री सेल्सियस के बाद में स्टार्ट अगर होता है, तो उसे हम कहेंगे अधिकतम क्वथनांक। इस बार क्वथनांक अधिकतम मैक्सिमम हो गया ना, तो इसको हम बोलेंगे अधिकतम क्वथनांक। ये है सीधा सा इनके एग्जाम्पल, ये जो लिखे गए ये इनके एग्जाम्पल। धनात्मक अनादर्श जो विलयन थे वही उदाहरण होंगे निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण के, यानी ये सेम टू सेम इसी के उदाहरण हुए।
और जो ऋणात्मक विचलन वाले उदाहरण थे वो सेम टू सेम हो जाएंगे अधिकतम क्वथनांक वाले के। ये वाले सेम टू सेम उदाहरण है अधिकतम क्वथनांक या न्यूनतम वाष्पदाबी विलयन के लिए। तो इनके उदाहरण आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने राउले का नियम पढ़ लिया है, आदर्श अनादर्श विलयन पढ़ लिए हैं, अनादर्श विलयन में धनात्मक और ऋणात्मक विलयनों के अगर आपको अलग से उदाहरण ध्यान में है, तो स्थिरघाती मिश्रण के अलग से उदाहरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसी के साथ में ये स्थिरघाती मिश्रण भी कंप्लीट हुआ। और अब हम यहां से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अणु संख्यक गुणधर्म। एक ही नाम है, पूरा अलग अलग लिखा मैंने, अणु संख्यक गुणधर्म। ये इन 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, अणु संख्यक गुणधर्म। इसी से आप इसको याद रख सकते हैं नाम से। किसी विलयन के ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु यानी अणु, संख्यक यानी संख्या, और गुणधर्म यानी उनके गुण, प्रॉपर्टीज। किसी विलयन के ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब विलयन में तो बहुत सारे विलय के अणु भी होते हैं, विलय के अणु भी होते हैं। आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि विलय के अणुओं की संख्या, ये एक चीज और ध्यान में रखनी। किसी विलयन के वे गुणधर्म जो विलय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब विलय के अणुओं की संख्या को आप उसकी सांद्रता भी बोल सकते हैं, या मोल अंश बोल सकते हैं, मोललता, जो भी आप बोलना चाहें उसके द्वारा बोल सकते हैं। या सीधे शब्दों में आप केवल ये कह सकते हैं कि किसी विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें विलयन के अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। कुल मिलाकर के अणु संख्यक गुणधर्म है वो अपने को 4 अणु संख्यक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। किसी विलयन के कुल 4 अणु संख्यक गुणधर्म होते हैं। देखिए कौन कौन से। नंबर 1, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसके बारे में पहले भी हमने पढ़ लिया थोड़ा बहुत, अभी थोड़ा और पढ़ेंगे इसके बारे में। नंबर 2, क्वथनांक उन्नयन। नंबर 3, हिमांक अवनमन। और नंबर 4, परासरण दाब। किसी भी विलयन के ये 4 गुण, ये जो 4 गुण हैं, ये इस प्रकार के होते हैं जो कि अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं कि आपने विलयन में विलय पदार्थ के कितने अणु घोल दिए हैं, कितने अणु मिक्सअप किए। जैसे वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प अवनमन मैंने आपको पहले बताया था, अवनमन का मतलब होता है कमी होना, और उन्नयन का मतलब होगा वृद्धि। यहां पर फिर से अवनमन है यानी कमी होना। जैसे हमने पढ़ा था वाष्प दाब में अवनमन हुआ था, तो किसी विलयन के वाष्प दाब में कितनी कमी होती है वो डिपेंड करता है कि आपने विलय पदार्थ उसमें कितना घोला है, विलय पदार्थ के अणुओं की संख्या कितनी है, कितनी मोल अंश है विलय पदार्थ की, उस पर डिपेंड करते हैं ये सभी के सभी गुण। ये सभी गुण विलय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं अणु संख्या के गुणधर्म। चारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अलग अलग सभी के बारे में। नंबर 1, सबसे पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब में कमी होना। अवनमन का मतलब है कमी होना। कमी कब होती है, क्यों होती है और कितनी कमी होती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। देखो पहली बात तो कमी कब होती है, जब द्रव्य विलायक में, विलायक कैसा होना चाहिए, द्रव्य विलायक में ठोस विलय किया जाता है। किसी द्रव्य विलायक में अगर अवाष्पशील विलय पदार्थ घोल दिया जाए तो वाष्प दाब कम हो जाता है। ये देखिए द्रव्य विलायक है, और इसमें हम बाहर से क्या घोलेंगे, ठोस पदार्थ। तो ये हमने ठोस के अणु इसमें घोल दिए। तो अपेक्षिक अवनमन कब होता है, जब द्रव्य विलायक में ठोस विलय किया जाता है तब।
दूसरी बात क्यों होता है ये भी हमने देखा था। देखो ये द्रव लिक्विड है, इसमें आपने ठोस विलय कर दिया तो हमने ये देखा था कि जो ठोस है वो विलयन में समान रूप से फैला हुआ रहेगा, समान रूप से यानी सतह पर भी बराबर रहेगा। तो ये जो ठोस विलय पदार्थ है उसके कुछ अणु मान लीजिए ये सतह पर आ गए, और ठोस यानी अवाष्पशील है अर्थात इसका वाष्पन नहीं होगा, इसकी भाप नहीं बढ़ेगी। ये पात्र को हमने बंद कर दिया है। वाष्पन केवल किसका होगा, द्रव्य का ही वाष्पन होगा, केवल द्रव्य की वाष्प बढ़ेगी। जो ठोस है विलय पदार्थ है उसका वाष्पन नहीं होगा, तो इसका तो वाष्पन होगा नहीं, वाष्पन केवल इसका होगा द्रव्य विलायक का। अब जो द्रव्य विलायक है उसका वाष्पन हो रहा है, लेकिन जो ठोस के अणु है वो बीच बीच में देखो सतह के ऊपर आ गए, मतलब एक तरह से सतह को कवर कर लिया है। ठोस के अणुओं ने सतह को ऊपर से ढक दिया है, और ढकने का मतलब अब जो द्रव्य है उसकी भाप कम बढ़े। अगर आपने लिक्विड को ऊपर से ढक दिया है तो उसका वाष्पन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जहां जहां से आपने उसको ढक दिया है वहां वहां से उसका वाष्पन नहीं हो सकता है, अर्थात अब द्रव्य विलायक का वाष्पन कम होगा, और वाष्पन अगर कम होगा तो जो वाष्प के द्वारा डाला गया दाब होता है, वाष्प दाब, वो भी क्या होगा, कम ही होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब द्रव्य विलायक में ठोस विलय पदार्थ घोल दिया जाता है तो जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब पहले की तुलना में कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है ये भी हमने निकाल लिया था, अगर आपको ध्यान हो। ये जो द्रव्य विलायक है, मान लीजिए इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब था P01, पहले इसका वाष्प दाब ज्यादा था, P01 था, अब विलयन बढ़ गया और इस विलयन का वाष्प दाब हम मान लेते हैं कितना है, P1 है। वाष्प दाब P01 से घट करके अब कितना हो गया, P1 हो गया। तो वाष्प दाब में अवनमन कितना हो गया, वाष्प दाब में अवनमन यानी परिवर्तन, डेल P कितना हो गया, P01 माइनस P1, कितना परिवर्तन। और आपेक्षिक अवनमन कितना हो गया, आपेक्षिक अवनमन क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में देखा भी था, उसमें हमने निकाला भी था आपेक्षिक अवनमन। आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। अपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, ध्यान से सुनिए, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, कितना अवनमन हुआ है ये अपने को पता है, इतना अवनमन हुआ है, डेल P, या डेल P की जगह आप लिख सकते हैं P01 माइनस P1। अपेक्षिक अवनमन की बात कर रहे थे, किसे कहते हैं, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात कहलाता है अपेक्षिक अवनमन। एक बार फिर से सुन लीजिए, अपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, गिरा विलयन के वाष्प दाब में अवनमन एवं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो कि ये है कितना है, P01 का अनुपात, ये हमने इन दोनों का अनुपात कर दिया, का अनुपात क्या कहलाता है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। और ये अपेक्षिक अवनमन, ये हमने पिछले वीडियो में, अभी मैंने कहा था आपको कि पिछले वीडियो में हमने ये निकाल लिया, आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो आई थी किसके बराबर, विलय की मोलन्स यानी x2 के बराबर आई थी, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। डेल P अपॉन P01 बराबर किसके होगा, x2, या डेल P की जगह आप लिख सकते हैं P01 माइनस P1 अपॉन P01 बराबर x2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये यहां तक अपना पहले का निकाला हुआ है। अब देखिए इसके आगे अपने समीकरण को हल करते हैं। देखिए इक्वेशन क्या आया था अपने पास में, P01 माइनस P1 अपॉन P01, यह है वाष्प दाब में अवनमन, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आई थी, x2 के बराबर। समीकरण में हम x2 का मान रख सकते हैं, मान कहां से रखेंगे, देखो x2 हम जानते हैं, x2 बराबर होता है N2 बटे N1 प्लस N2, ये भी हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में, ये भी आप पहले के चैप्टर में, पहले के वीडियोज में जाकर के देख सकते हैं। विलय पदार्थ की मोल अंश बराबर विलय के मोल बटे विलयन के कुल मोल, ये होता है। तो ये मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं, P01 माइनस P1 अपॉन P01 बराबर है N2 अपॉन N1 प्लस N2।
ये आ गया। अगर विलयन तनु होता है तो तनु विलयन के लिए, तनु विलयन वो होता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो, यानी सांद्रता अगर कम हो तो उस विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं, और अगर विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो, सांद्रता अधिक हो, तो उस विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। तनु विलयन होने का मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम है, यानी N2 की वैल्यू बहुत ही कम है, विलेय के मोल कम है, और N1 विलायक के मोल बहुत ही ज्यादा है। तो उस स्थिति में N2 की वैल्यू N1 के सामने बहुत ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो N2 को आप उस स्थिति में नगण्य मान सकते हैं। तो अगर इस समीकरण में N2 को अगर हम नगण्य मान दें, ये लीजिए इस N2 को मैंने 0 मान लिया, तो ये बच गया N2/N1 बच गया। अब आप N1 और N2 के मान भी रख सकते हैं। देखो क्या होंगे, N1 बराबर, N1 क्या है, विलायक के मोल, तो मोल निकालना अपने को आता है, मोल बराबर होता है कुल द्रव्यमान बटे अणुभार। तो विलायक के मोल बराबर हो जाएंगे विलायक का द्रव्यमान, वेट को अपन लिख लेते हैं W के द्वारा, विलायक का है तो W1 बटे अणुभार या मोलर द्रव्यमान M1। N2 यानी विलेय के मोल, तो विलेय के मोल बराबर हो जाएंगे विलेय का भार W2 बटे विलेय का अणुभार यानी M2। N1 और N2 के ये मान आप यहां पर रख सकते हैं। तो P01 माइनस P1 अपॉन P01, ये बराबर क्या आ जाएगा, N2 की वैल्यू रख देता हूं, देखो मैं W2/N2 बटे N1, तो ये N1 की वैल्यू रख देता हूं मैं यहां पर W1/M1, W1 ये बटे में लिख दिया N1। यह आ गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और यहां से आप विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान या उसका अणुभार M2 ये भी निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल से जब पूछे जाते हैं तो उसमें मोस्टली M2 की वैल्यू ही पूछी जाती है, बाकी की सारी वैल्यू देकर के आपको M2 की वैल्यू पूछी जाएगी, तो आप यहां से M2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। M2 बराबर, M2 को इधर ले आइए और ये सारी चीजें उधर चली जाएंगी, तो M2 बराबर हो जाएगा W2/M1 बटे W1 इंटू P01 अपॉन P01 माइनस P1, या आप इसकी जगह चाहें तो डेल P लिख सकते हैं, P01 माइनस P1, ये आप इसके द्वारा निकाल सकते हैं विलेय पदार्थ का अणुभार, या आप जिसे कह सकते हैं विलेय का मोलर द्रव्यमान। यहां पर M2 विलेय का अणुभार है, W2 देखो 2 हमेशा अपन विलेय पदार्थ को मानते हैं, ध्यान रखना शुरू से ही 2, जैसे N2 तो ये विलेय है, ये N2 M2 W2 ये सारे विलेय के लिए हैं, और 1 अपन हमेशा मानते हैं विलायक को। या आप जैसे A और B भी मान सकते हैं, जैसे बुक में इनको A B माना हुआ है, जैसे N1 ने मान करके आपको NA और NB लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हमेशा ये फिक्स रखना आपको कि विलायक को आप A और विलेय को B, या विलायक को 1 और विलेय को 2 मानेंगे आप, ठीक है। तो M2, M यानी मोलर मास, अणुभार है किसका है, विलेय का, विलेय का अणुभार। W2, W यानी वेट और 2 यानी विलेय, विलेय का भार है। M1, 1 यानी विलायक, यानी विलायक का अणुभार अपॉन W1, 1 यानी विलायक, ये विलायक का भार है। P01 विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, P01 विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब माइनस P1 हमने माना था विलयन का वाष्प दाब, P1 यहां पर क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। तो इसकी सहायता से आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, अपनी बुक में एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स वगैरह दिए हुए हैं, आप इजीली इस फॉर्मूले की सहायता से उनको निकाल सकते हैं। कोशिश करनी है आपको निकालने की, अगर आपको नहीं समझ में आए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद में अगला जो अणुसंख्या गुणधर्म है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में, उससे पहले आप इसके न्यूमेरिकल वगैरह निकालेंगे। कल जब हम मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, तो पहले जो इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं उनकी आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उनको सोल्व करेंगे। उसके बाद में हम जो अगला अणुसंख्या गुणधर्म है क्वथनांक में उन्नयन वो स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।